वाकया है 1988। आगरा की जेल की सलाखों में बंद बलात्कार के आरोपी जुम्मन को कोर्ट द्वारा फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया जाता है। जेल प्रशासन फांसी की तमाम तैयारियां करता है। मेरठ के कालू जल्लाद को बुलाया जाता है। वो अपने साथ अपने 26 साल के पोते पवन को लेकर जेल में पहुंच जाता है। सुबह के समय जब फांसी की तैयारियां होती हैं, जुम्मन को दो व्यक्ति पकड़े हुए फांसी के फंदे की तरफ लेके आते हैं। वो जोर जोर से राम का नाम रट रहा होता है। शरीर उसका पूरी तरह से थरथरा होता है, कांप रहा होता है। जब धीरे धीरे जो फांसी के फंदे की तरफ बढ़ता है, शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है। फांसी के तख्ते से पहले जब पवन उसके पैरों में रस्सी बांधता है, जब उसके शरीर की कंपन को महसूस करता है, पवन भी सिहर जाता है, डर जाता है। खैर उसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है। जल्लाद उसके गले में फांसी का फंदा फिट करता है और लीवर खींच दिया जाता है। कुछ देर की तड़प के बाद उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो लाश में तब्दील हो जाता है। दरअसल ये कहानी किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, किसी उपन्यास का हिस्सा नहीं। दरअसल देश के नामी जल्लाद पवन जल्लाद की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल मेरठ के रहने वाले 60 वर्षीय पवन की लगभग 4 पीढ़ियां इस धंधे में जुड़ी हुई है। इस जल्लादी जैसे बदनाम काम का बोझ लेकर वो जी रहे हैं। उसके बावजूद भी गरीबी की इस कदर रेखा से नीचे हैं कि कई बार उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। दरअसल पवन के परदादा लक्ष्मण सिंह ने इस काम की शुरुआत की थी। विरासत के रूप में उन्होंने अपने पुत्र पवन के दादा कालू जल्लाद को विरासत के रूप में दिया। कालू जल्लाद ने अपने जीवन काल में लगभग 60 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया। उन्होंने जीसस कॉलेज की स्टूडेंट गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की मौत के कुख्यात अपराधी रंगा बिल्ला को भी फांसी पर लटकाया और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के आरोपी संपत सिंह और षड्यंत्र के आरोपी केहर सिंह को भी फांसी पर लटकाने वाले कालू जल्लादी थे। दरअसल 1989 में कालू जल्लाद का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो विरासत के रूप में अपने छोटे पुत्र मुम्मू को ये विरासत सौंप कर जाते हैं और मुम्मू अपने जीवन काल में 2 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाता है। आखिरी में सन 1997 में जबलपुर के कांति प्रसाद तिवारी को वो फांसी के फंदे पर लटकाते हैं। उसके बाद जब पुणे की जेल में मुंबई हमले के आरोपी कसाब को फांसी पर लटकाने की तैयारी होती है, उसके लिए मुम्मू को ही जल्लाद के रूप में चिन्हित किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही बीमारी के चलते मई 2011 में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जेल के सिपाही ही उस लीवर को खींचकर कसाब को फांसी पर लटकाया जाता है। उसके बाद 2 लोगों को और फांसी दी जाती है, याकूब मेमन और अफजल गुरु को, लेकिन किसी में भी पवन जल्लाद को नहीं बुलाया जाता। जेल प्रशासन के सिपाही ही लीवर को खींचकर उसे फांसी पर लटकाते हैं। लेकिन उसके बाद दिल्ली की निर्भया कांड के 4 आरोपियों को जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, तब पवन को बुलाया जाता है और ये नाम एक बार दोबारा सुर्खियों में आता है। पवन जब उनको फांसी के फंदे पर लटकाते हैं, जब मीडिया उनसे बातचीत करती है, जिस तरह की कहानी बताई जाती है, कहता है कि जिस तरह से फिल्मों में फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ दिखाया जाता है, दरअसल वास्तविकता इनसे कहीं अलग है। दरअसल वो कहता है कि जब फांसी के फंदे की तैयारी की जाती है, उससे 3 दिन पहले हम रिहर्सल करते हैं। कैदी के वजन का एक बोरी में पत्थर, कंकर और मिट्टी डालकर डेली हर बार उस लीवर को खींचा जाता है। उस तख्ते पर उस बोरी को उस व्यक्ति की जगह लटकाकर हर बार प्रैक्टिस की जाती है। रस्से की मजबूती देखी जाती है, उस तख्ते की मजबूती देखी जाती है, उस लीवर को चेक किया जाता है। दरअसल फांसी के फंदे की जो रस्सी है वो किसी आम जगह से आती है। दरअसल बिहार की बक्सर जेल में कुछ कैदी इस रस्से को बनाने में काफ़ी निपुण है, काफ़ी कुशल है। वहाँ से रस्सी बनाई जाती है, उसके कई दिन तक घी में डबो कर रखा जाता है। उसके बाद उसे काफ़ी दिन तक पका हुआ केला उसके ऊपर मला जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि जो देश की किसी भी अपराध की सबसे बड़ी सज़ा कि क्रिमिनल को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तो उसको कम से कम दुख हो, उसको मरने में कम से कम समय लगे। इसलिए उसको हर तरह से उसको मजबूत किया जाता है। और वो जल्लाद कहता है कि जब किसी व्यक्ति को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, उससे 10 दिन पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आप क्या खाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। दरअसल जिस दिन फांसी दी जाती है उस दिन सुबह 3 बजे उस क्रिमिनल को, उस अपराधी को जिसको फांसी दी जाती है, उसे उठा दिया जाता है। सुबह नहलाया धुलाया जाता है। अगर वो हिंदू है तो उसको गीता पढ़ाई जाती है, अगर मुसलमान है तो उसे कुरान पढ़ाई जाती है। उसके बाद उसके कुछ खाने के बारे में पूछा जाता है कि किसी तरह की कोई इच्छा है तो बता दो। उसके बाद फांसी के फंदे पर लाया जाता है और उसे लटका दिया जाता है। पवन जल्लाद कहता है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी कमज़ोर है। जो मेरठ की जो जेल से जो मुझे सैलरी मिलती है, 2018 तक मुझे मात्र 3,000 रुपये मिलते थे, लेकिन 2018 में मैंने इसकी विरोध किया, सरकार से मांग की, तो मेरी जो सैलरी हो, जो तनख्वाह वो बढ़ाकर 5,000 कर दी। लेकिन 2020 में उसको बढ़ाकर 7,500 कर दी। बोले आज की महंगाई के दौर में परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 9 लोगों के परिवार में पवन जल्लाद की 5 बेटियों की शादी हो गई। अब पवन जल्लाद उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 4 लोगों के परिवार के साथ वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। दरअसल मेरठ के
भगतपुरा में भूमिया के पुल के पास अपने दादा की पुश्तैनी जगह में रहने वाले पवन जल्लाद का एक दिन छत गिर जाने से उसकी पत्नी और पुत्र को चोट आ जाती है। उसके बाद वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और मेरठ के काशीराम में रहने लगते हैं। सरकार से बार बार गुहार करते हैं कि उनकी तनख्वाह 20,000 की जाए, लेकिन कई बार वो बताते हैं कि कई पुलिस अफसर उन्हें कहते हैं, कई अधिकारी कहते हैं कि ठाली रहने के लिए आपको अगर ये 3,000 या 5,000 या 7,500 दिए जा रहे हैं, कम है क्या। दोस्तों, मेरा जो कहानी और ये सुनाने का कोई मोटिव, जो उद्देश्य था, वो कोई किसी की भावनाओं को ठेस या आहत पहुंचाना नहीं था। आपको जागरूक, सजग और सचेत करना था कि देश की सबसे बड़ी सज़ा, किसी भी क्राइम की सबसे बड़ी सज़ा कितनी दर्दनाक होती है, जिनका दुख क्या होता है, अंतिम समय में क्रिमिनल की भावनाएं क्या होती हैं, क्या उनके विचार होते हैं, किस तरह से वो भगवान को याद करता है। शायद वो सोचता है कि अगर मैं ये क्राइम नहीं करता, उससे पहले ये सब चीज़ें अपना लेता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जय हिंद, जय भारत।